तो साहब ये तो देखें, जो इजराइल करेगा वो उसने अभी अपने इंटेंशंस जो हैं वो बयानों में नेतन्याहू साहब ने और इजरायली सेना के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि वक्त हमारा होगा, दिन हमारा होगा, हम तय करेंगे हमारे निशाने पर कौन होगा। अब जरा हम भारत की बात करते हैं, हमारे लिए इसमें कोई समस्या है क्या? हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी कि बड़े पैमाने पर भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, नसरुल्लाह मारा गया तो उसको लेकर के प्रदर्शन हुए, उसको हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया गया। फिलिस्तीन को लेकर के तो हमारे देश में हमेशा ही एक सेंटिमेंट रहता है। जब ये लड़ाई शुरू हुई हमास और इजराइल के बीच में, तब भी आपने देखा कि बड़ी हाई पिच्ड आवाज़ें सुनाई दी थी इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में। लोगों ने कहा था कि भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी हुई है, भारत सरकार को इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ देने चाहिए। हम हथियार क्यों सप्लाई कर रहे हैं इसको लेकर के, इजराइल को हथियार क्यों दे रहे हैं इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बहरहाल ये सारी बातें अब जैसे बात हुई, भाई हमारा कोई वो दुनिया का एक अलग हिस्सा, हमारा उससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे देश के हम एक सेक्युलर मुल्क हैं और इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान एक आइडियोलॉजिकल एक थियोलॉजिकल स्टेट है, एक इस्लामिक राष्ट्र है और उसमें भी दुनिया के अंदर आम मत यह है कि एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार वहां पर, रिजीम वहां पर चल रही है। उसका समर्थन भारत के किसी भी वर्ग में हो, क्या ये ठीक है? हर्षवर्धन जी देखिए, एक तो ये कि कल रात में जब वो दृश्य हमने देखे तो हम सबको लगा कि इजराइल एक ऐसा देश है जो कम से कम इतने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन वो दांत के बीच में जीभ जैसा नहीं है, जीभ कटती नहीं है। वो बड़ा शानदार उसने अपना सुरक्षा तंत्र विकसित किया। तो एक तो देख के अच्छा लगा, वरना इतने आतंकवादी हमले और इस तरह की तैयारी, इस तरह से घिरा होना तो शायद वो मुश्किल हो जाती। और निश्चित तौर पर दुनिया के किसी भी देश को आत्मरक्षा के लिए इजराइल से सीखना चाहिए। मैं यहां से जानबूझ के शुरू कर रहा हूं। जब करगिल में भारत बहुत, जिसको कहें कि करो या मरो की लड़ाई लड़ रहा था, ऐसी ऊंचाई की चोटी पर पाकिस्तानी थे, कब्जा कर लिया था, बेईमानी की थी, धोखा दिया था, पीठ में छुरा घोंप दिया था, एक तरफ पीस टॉक्स चल रही थी, दूसरी तरफ करगिल में आतंकवादियों को घुसा दिया था, सेना को घुसा दिया था। उस वक्त इजराइल ने हमें तकनीक के तौर पर मदद की। हम इजराइल के साथ नरेंद्र मोदी की इस सरकार के पहले स्टेटेड पॉलिसी में बहुत हम आगे बढ़ के उसके साथ नहीं जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद इजराइल हमारे साथ हमेशा रहा। और मैं कम से कम 3 ऐसे बड़े अवसरों का खुद उसमें शामिल रहा हूं, जिसमें जब कोई यहूदी बोलता है तो वो भारत के लिए जिस सम्मान से बात कर रहा होता है, और वो बार बार ये कहता है कि आप लोग तो दुनिया में कुछ दूसरी ही मिट्टी के बने हुए हैं, कि आपका इतना अपमान, आपकी संस्कृति का अपमान, आपकी भूमि का अपमान, लेकिन फिर भी आप लोग उसे जहर की तरह पी जाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। उनके मन में हमारे लिए सम्मान है, लेकिन जिन वजहों से हम जहर पी जाते हैं उनके मन में हमारे लिए क्या है? जिन वजहों से हमें जहर पी जाते हैं, क्यों पी जाते हैं? दुनिया के किसी देश का यह वाला मुश्किल नहीं है कि उसके यहां एक ऐसी माइनॉरिटी हो जो बार बार कहीं और मुंह उठाकर देखती है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नसरुल्लाह मारा गया, कोई और मारा जाए, उसके लिए आपको दुख हुआ। हम तो वैसे भी बार बार कहते हैं कि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, हम तो चींटी भी मर जाए पैर के नीचे उसका ख्याल रखते हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि भारत जहां खड़ा है डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली, उसमें आप भारत की इंटरनल केओस की वजह बन रहे हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दक्षिण भारत के कहीं बचा नहीं है। आप निकल पड़ते हैं, आप ये भी नहीं सोचते हैं कि आपका उससे कुछ लेना देना नहीं। आप जिस देश में हैं, जिस देश ने सम्मान के साथ हर नागरिक को एक बराबर इक्वल ट्रीटमेंट दिया है, सब एक बराबर हैं, आप वहां इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और इस संवेदनशील मसले पे अभी बहुत से लोग मजाक बना रहे हैं। मैंने देखा अभी कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा वो आजकल पापा वॉर नहीं रुकवा रहे हैं। अब कितना हास्यास्पद है, दुनिया के और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने छात्रों के लिए 3000 छात्रों को निकलवाने के लिए 2 लड़ रहे देशों से इस तरह से बात करके और झंडा लेकर निकाल दिया होता। पाकिस्तानी तिरंगा लगाकर बस में चले आए, निकल आए वो। हाँ। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, धार्मिक भावनाओं का मामला है ना। हमने कल भी बात की थी हर्षवर्धन जी, लेकिन ईरान के साथ भारत के शिया जुड़े हुए, पूरा सुन्नी समुदाय जो है, पूरा मुस्लिम समुदाय जो है, शिया सुन्नी सब, वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन तो नहीं होना चाहिए ना। ये तो शिया पे हमला था, सुन्नी क्यों परेशान है? नहीं होना चाहिए था। मुसलमान तो ये तो आपस में लड़ते हैं, इराक ईरान तो शिया और सुन्नी की लड़ाई थी। इजराइल तो साझा दुश्मन है ना, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं,
आपका साझा दुश्मन है किसका? मुसलमान का। कौन से मुसलमान का? फिलिस्तीन के मुसलमान का, लेबनान के मुसलमान का, ईरान के मुसलमान का। ये यहां के मुसलमान का कैसे वो दुश्मन हो गया? यहां के मुसलमान का दुश्मन वो होगा जिसको भारत सरकार अपना दुश्मन मानेगी। यहां के मुसलमान का दुश्मन कौन होगा? आज की स्थिति में पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो होगा। यहां के मुसलमान का दुश्मन कौन होगा? बांग्लादेश, अभी तक हमारा मित्र देश था, अभी वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं, वो होगा ना। देश से बढ़कर कोई वजह नहीं हो सकती, कोई वजह नहीं हो सकती। इस पर आर्गुमेंट दिया जाता है ना कि आज बांग्लादेश में हिंदू परेशान है तो आपको दर्द होता है ना। मैं तो कह रहा हूं ना, लेकिन क्या हमारे लिए देश से बढ़कर है क्या कुछ? दर्द होना एक अलग बात है। और अगर कोई देश ऐसा हो जो बांग्लादेश के ऊपर अभी मिसाइल फेंकने लगे तो हम क्या उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? संभव नहीं है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते इसीलिए अच्छे रहे क्योंकि हम दुनिया को एक नजर से देखते हैं। Right, और sir. भारत यहां इसलिए भी नहीं जा सकता, ये दोनों भैया एक ही वंशज हैं। यहां कन्वर्ट वाला मसला नहीं है। वो जो जिसको कहे ना कि जो इस्लाम और यहूदियों का है वो एक ही वंशज हैं, वो भाई भाई हैं जो लड़ रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान वाला मसला नहीं है। एक ही निकल के ट्री आई है उनकी लीगेसी, और उसको आप पढ़ेंगे तो यहूदियों और उनका जब आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उनके तरीके एक हैं। अच्छा चले छोड़े सर, ये तो फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि ये जानना चाहिए लोग। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि यहूदी और इस्लाम एक ही है। समझना है देश का मुस्लिम सेंटिमेंट क्या है, उसके मन में क्या है। तो ये आपको अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु है, वो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर उसको आर्टिकुलेट कर सकता है। वो जो कहता है वही नीचे रेसिप्रोकेट किया जाता है नीचे उस आबादी के द्वारा। अब कल्बे जब्बार साहब शिया समुदाय के बहुत सम्मानित, बहुत बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। लखनऊ में वो रहते हैं और उनके पहले भी इस मसले पर बहुत सारे बयान आए थे। अब मैं आपको उनकी बात सुना रहा हूं। कल्बे जवाद साहब की 2 लाइन की बात मैं आपको बता भी दूं। उन्होंने कहा ईरान ने अटैक नहीं किया, ईरान ने डिफेंस किया है और इजराइल का मकसद दरअसल मक्का मदीना पर कब्जा करना है। रोज आना 25 से 40 लोग मार रहा है, रोज आ रहे हैं अपने पास पे 25 साल से जीवन गए, 50 साल पर गए। तो उसको उसने कहा था कि अपनी फौजें वापस बुलाओ। उसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि जो फिलिस्तीनों की हिमायत पे हिजबुल्लाह वाले वहां पर रहे थे उसके ऊपर हमला करके उसके भी वो मारा। तो ये डिफेंसिव हमला है, ये अटैक नहीं है। और उसके बाद अब जो इसराइल करेगा वो अटैक होगा, उसको हम अटैक कहेंगे। ये सिर्फ डिफेंस हुआ है। ग्रेटर इसराइल का जो मैप है, ऑफिशियल मैप है, उसमें आधा सऊदी अरब है, उसमें आधा सऊदी अरब है, उसमें इराक है, उसमें पूरा लेबनान है, पूरा लेबनान है, पूरा फिलिस्तीन है। और मक्का और मदीना उनके नक्शे में है, करबला और नजफ उनके नक्शे में है। यानी उसकी प्लानिंग है कि मक्के पर भी कब्जा करेंगे, मदीने मुनव्वरा पे कब्जा करेंगे, करबला और नजफ पे कब्जा करेंगे। ये है ग्रेटर इसराइल। देख लो, ये है ग्रेटर इसराइल, उनका नक्शा। ये कल्बे जवाद साहब की बात आप सुन रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात कर रहे थे। सर मुझे जो 2 बातें इसके अंदर स्ट्राइक की, पहली बात, अगर कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु ये मुसलमानों को ये कहेगा कि इजराइल तो मक्का मदीना पर कब्जा करना चाहता है, तो आप समझ रहे हैं वो किस किस्म की भावनाएं जो है उगाड़ेगा, पैदा करेगा। दूसरा, मैंने ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरुओं को ऐसे मामलों में देखा है, वो भी किसी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह बात करते हैं। उनका विजन लार्जर वर्ल्ड वाइड विजन के जैसे बात करते हैं। वो सुना ना आपने, लार्जर इजराइल का गोल में उसमें कौन कौन से देश हैं। ये आप किसी राह चलते भी किसी, बार बार बोलता हूँ तो कई बार लोगों को मुसलमान से बात करेंगे तो आपको अरब ले जाएगा, फिलिस्तीन ले जाएगा, चारों तरफ ले जाके घुमा के उसको सीमा भी मालूम है कि जॉर्डन कहाँ है, ये कहाँ है, अल-अक्सा मस्जिद क्या है। तो ये तो बड़े धर्म गुरु हैं। देखिए, ये जो बोल रहे हैं, पहली बात तो है कि इस्लाम में झूठ बोलना जो है वो हराम माना गया है। मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरब में हम लोग 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब को थोड़ा भी भान हो जाए कि इजराइल जो है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये मुसलमानों के लिए भी है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में नेतान्याहू भाषण दे रहे थे, एक हाथ में 4 देश का नक्शा था, एक हाथ में 4 देश का नक्शा था। दुनिया में जिन 4 देशों को उन्हें वरदान कहा, उनमें एक सऊदी अरब भी है, एक सूडान भी है। उनको उन्होंने वरदान शब्द कहा है। तो इसीलिए ये जो मान के चलते हैं ना, चूंकि इनका जो पूरा वार हुआ है, हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि बहुत सारे जो इस्लाम के पाठ हैं वो यहूदियों से लिए गए हुए हैं।
तो वो जो इनका एक लंबे समय का युद्ध है, जो बार बार यरूशलेम के मस्जिद को लेकर के ये बात करते हैं, तो वो अंदर से बसी हुई बात है, ये यही करेंगे। और दुनिया भर के मुसलमानों के बीच इस प्रकार की गलतफहमी है कि इजराइल अगर रह गया तो चूंकि हमारा वार उस समय से चल रहा है, इसलिए वो आज न कल जिस हालत में वो जा रहा है वो हमारे मक्का मदीना पर कब्जा करेगा और फिर वह यहूदी धर्म हम पर ला देगा। ये एक आम बातें उसमें है और उसकी एक एक कथा बताते हैं कि कैसे वहां से चले, मोहम्मद साहब कैसे वहां गए हैं, वहां कैसे आराम किया उस जगह को, कैसे उसको कन्क्वेयर किया, ये चलता रहता है। एक चीज क्लियर और भी कर दीजिए सर, ये जो भी आप प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे हैं, इजराइल डेथ थ्रू इजराइल, ऐसे ऐसे नारे लगते हैं, इजराइल की मौत हो, ये नफरत इजराइल के लिए है केवल? इजराइल तो एक सिंबॉलिक है ना देश, यहूदियों का देश है वो। नफरत किससे है? नफरत हर उस व्यक्ति से है जो इस्लाम में नहीं है। तात्कालिक रूप से जरूर ये बात करते हैं कि भाई हम तो सभी को मानते हैं, लेकिन नॉर्मली ये जो मजहब है इसमें दो ही है। अम्बेडकर साहब ने लिखा हो तो बाद में लिखे, पहले ही है या तो आप इस्लाम हैं या काफिर हैं। लेकिन चूंकि यहूदियों से लगातार और ईसाइयों से दो बड़े संघर्ष आप देखेंगे कि जिसको क्रूसेड्स बोलते हैं, धर्म युद्ध बोलते हैं, जो 1000 से लेकर के 1500 तक हुआ है, उसमें ये शामिल रहे, उनका अभी भी वो क्रूसेड जारी है। अब मैं तो आ रहा हूं आगे, देखिए इजराइल, हम लोग कह रहे हैं क्या दुनिया का वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा। देखिए एक दिन भी वर्ल्ड वार के बाद बिना वार के दुनिया रही नहीं है। पिछले वर्ष का भी आंकड़ा आया है कि 1,24,000 लोग किसी न किसी वार में पिछले मारे गए हैं। जी। और उस क्षेत्र में कभी वार नहीं रुका है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 180 मिसाइल उसने दाग दिया है, और हुआ क्या है इजराइल पर? अप्रैल में भी उन्होंने उतने ही मिसाइल दाग दिए। एक व्यक्ति की मौत, एक मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इजराइल सारे गए कहां है? इस बार तो पूरी ताकत से गुस्से में मारा है। देखिए ईरान अभी इस सिचुएशन में नहीं है, उसको तो अपना सम्मान इस समय बचाना है। चले सर, ठीक है। इस समय उसको अपना सम्मान बचाना है कि अगर उसके प्रॉक्सी पर हमले हो रहे हैं तो उस प्रॉक्सी पर हमले में अपना सम्मान बचाने के लिए वो एक सीमा से आगे जाने को तैयार है। लेकिन सुनिए, एक मुस्लिम देश है जॉर्डन का बयान है कि जब ईरान के मिसाइल्स हमारे क्षेत्र से और ड्रोन गुजरने लगे तो हमने उसको जो है बेकाम किया है, उसको नष्ट किया है। तो केवल अमेरिका की बात नहीं है, जॉर्डन भी यही बयान दे रहा है। इसलिए दुनिया के मुसलमानों का अगर विषय है तो इसको भी मुसलमानों को सोचना चाहिए। अब दुनिया के मुसलमानों का साझा विषय है कि नहीं भी, आप एक शिया सुन्नी एक्सेस की बात आप कर रहे थे, इसमें कल्बे जब्बार साहब का एक बयान आपको और सुनाता हूं, जो बयान रह गया था वो चला दीजिएगा। कह रहे तुर्की, सऊदी अरब सब कायर हैं, सिर्फ एक ईरान है जो मर्दों की तरह खड़ा हुआ है। सुनिए। तो ये तमाम जो है वो अमेरिका इसराइल के पिट्ठू हैं। एक आप ही किसी ने पूछा था कि सऊदी अरब के एक शहजादे ने बयान दिया, हमने कोई शहजादा कहो, दे आर स्लेव्स, वो गुलाम है, शहजादे नहीं है, गुलाम है वो, अमेरिका इसराइल के गुलाम है, वो शहजादे नहीं। सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए वो अपनी बर्दाश्तों के लिए वो हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं। एक सेकेंड में अमेरिका खत्म कर देगा, इस वजह से वो खामोश है। सिर्फ एक ईरान है जो मर्दों की तरह बोल रहा है, वो सीना तान के बोल रहा है कि चाहे जो भी हो रहा है, अमेरिका इराक का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे इमाम हुसैन को 772 थे और यजीद की 1 लाख की फौज थी, इमाम हुसैन को मालूम था कि हम मर जाएंगे, इमाम हुसैन को मालूम था कि गर्दन कट जाएगी, तो उसके बाद सर नहीं झुकाया। तो जो हुसैनी होता है, इमाम हुसैन का मानने वाला, वो अपना सर कटवा तो सकता है, उधर गालिब के सामने अपना सर झुकवा नहीं सकता। वो कह रहे हैं सऊदी अरब के शाह अय्याश हैं, केवल एक ईरान है जो पूरी दुनिया में मर्दों की तरह खड़ा है, लोहा ले रहा है इजराइल अमेरिका से। सभी जी देखिए, जो भी इस समय इजराइल से लड़ेगा उनकी नज़रों में वो हीरो होगा। बाकी अरब कंट्रीज तो बोल नहीं रही है, कई मुस्लिम कंट्रीज ने शांति रखी हुई है। हालांकि कल सऊदी अरब का बयान आया है कि हम इसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, जो हुआ है इसके ऊपर हमारी पूरी नज़र है। और ईरान इस समय इजराइल की सबसे बड़ी चिंता, इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है जो अब्राहम समझौता हुआ था वो वापस मतलब एक बुरी स्थिति में चला गया कि जिसमें सऊदी अरब जुड़ने वाला था। अब कल चल रहा है कि बहरीन, मोरक्को और जो यूएई और उसके साथ जुड़े हुए थे। अब ये जो समझौता था ये आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, कल मैं एक बड़े आर्टिकल्स काफ़ी देख रहा था, मतलब इजराइल के लेखकों के। तो इजराइल के कई लेखकों ने कहा है कि भाई गोल्डा मायर बचने की कोशिश कर रहे हैं बेंजामिन याहू, मतलब प्रधानमंत्री गोल्डा मायर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के बड़े कमजोर प्रधानमंत्री थे और जिन्हें बाद में सत्ता से बेदखल होना पड़ा चुनाव के बाद, जब उन पर हमला हुआ था, मिस्र और सीरिया ने हमला किया था। बोले आज बेंजामिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत मजबूत है और वो
हमास को घुस के मारा उन्होंने हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे और वो ईरान से भी बदला लेंगे। लेकिन इजराइल के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि इजराइल जिसके डिफेंस सिस्टम की इतनी दुनिया में तारीफ होती है, वो कैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास इतने आराम से इजराइल की सीमा में घुस गया, 1200 लोगों को मार दिया और 250 लोगों को बंधक बनाकर लेके गया। वहां की आम जनता के अंदर नेतन्याहू बेंजामिन को लेकर यह है कि यह बहुत ज्यादा लापरवाह है अपनी देश की सुरक्षा को लेकर। इसका खामियाजा हमारी देश को भुगतना पड़ा है। बाद में विपक्ष ने वहां पर बहुत विरोध किया, हालांकि अब तो राष्ट्रीय सरकार बन गई है, विपक्ष के नेता सरकार में शामिल है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब चुनाव होंगे तो उसका खामियाजा बेंजामिन नेतन्याहू को भुगतना पड़ेगा। चूंकि ये गिल्ट बेंजामिन नेतन्याहू को लग रही है कि उनके रहते इतने आराम से जिस तरीके से हमास ने आकर कत्लेआम मचा दिया और 250 लोगों को बंधक बनाकर ले गए और अभी तक उनको छुड़ा नहीं पाए थे, अब वो ये बताना चाहते हैं कि इजराइल की ताकत बहुत बड़ी है और वो दुनिया को फिर वही बताना चाहते हैं कि इजराइल जिसके लिए जाना जाता है, ये सब कुछ कर रहे हैं। इजराइल की सुरक्षा जिसके लिए जानी जाती है, देखिए सिर्फ उन्हें हिजबुल्लाह से नहीं जीतना है, उन्हें सिर्फ हमास से नहीं जीतना है, उन्हें ईरान से नहीं जीतना है, बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश की जनता को भी जवाब देना है। वो तो वहां के राजनीतिक व्यक्ति है, आने वाले समय में उन्हें वहां चुनाव भी लड़ना है। उन्हें अपने बताना है कि देश के अंदर कि जो 7 अक्टूबर 2023 को जो गलती हुई थी मेरे से, वह मैंने भूल सुधार कर ली है और अब उस हर शख्स को जो इसका गुनाहगार होगा मैं घर में घुस के मारूंगा और इजराइल सेना उसको पूरे जवाब देगी, यह बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लड़ाई जो शुरू हो रही है, देखिए दुनिया में कोई भी लड़ाई हो वो किसी ना किसी देश को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती है। अभी नहीं करी तो कुछ समय के बाद करती है, चाहे फिर वो रशिया का हो, यूक्रेन का वॉर हो, और जब मिडिल ईस्ट के अंदर जब ईरान और अगर इजराइल की अगर लड़ाई होगी तो जॉर्डन से लेकर भूमध्य सागर तक के बीच असर तो सब पे पड़ेगा, असर पड़ेगा और ईरान के असर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि ईरान का तेल का भी एक बड़ा भारत मामला की है। बात करूं वाली बिल्कुल मॉनिटरी बात, अभी 1200-1300 पॉइंट सेंसेक्स गिरा ना, सेंसेक्स गिरा। ये जो बात बोल रहे हैं, देखिए समय हो गया मेरा नहीं, ब्रेक का। ऐसा इजराइल में जो है पॉलिटिक्स को लेके ये 7-8 वर्ष से उस पर कभी बात कर सकते हैं। वहां भी एक वर्ग है, अखबार में ये सब लिखता रहता है, लेकिन देश उससे अप्रभावित है। कल जब ईरान के मिसाइल आ रहे थे तो नीचे शादी भी हो रही थी, उसका भी एक वीडियो, वो समाज ही अलग है सर, वीडियो भी उन्हें वायरल फर्क नहीं हुआ पड़ता। कि ये सायरन जैसे बजता है, लग सब रहा बंद था करने कि चले जाते हैं। पटाखे फूट रहे और नीचे शादी हो रही है, तो वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी वहां के मिलिट्री अखबारों बेस में बीच-बीच हाईली में ट्रेन्ड सब सोसाइटी चलता है रहता वो।